नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग, आर्य कन्या पीजी कॉलेज, प्रयागराज से आपके सम्मुख हिंदी भाषा का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। प्राचीन काल से ही यह स्वीकार किया जाता रहा है कि मनस एक समन्वित इकाई है। सीखने की प्रक्रिया किसी अलग अलग भाग में न होकर एक साथ ही होती है, परंतु सीखने की सरलता तथा सहजता के लिए ज्ञान को विभिन्न विषयों में विभाजित कर दिया गया है। हर्बर्ट ने सर्वप्रथम इस विषय पर अपना मत दिया था कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर्बर्ट वैज्ञानिक प्रकृति के समर्थक थे। उनका मानना था कि विषयों में यदि सहसंबंध हो तो संपूर्ण मनस का विकास यथोचित होता है। शिक्षण में पाठ्यवस्तु की व्यापकता तथा बोधगम्यता का भी विशेष महत्व है। यदि हिंदी शिक्षण में इस सहसंबंध को अन्य विषयों के साथ जोड़ा जाए तो यह अत्यंत रोचक ही नहीं, अनिवार्य भी प्रतीत होता है। हिंदी की विषय वस्तु में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। एक अध्यापक को हिंदी भाषा के साथ सहसंबंध स्थापित करने में कुछ विशेष सिद्धांतों का ध्यान देना चाहिए, जैसे ज्ञान की व्यापकता का सिद्धांत। अन्य विषयों से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाने से पाठ्यवस्तु का बोध व्यापक रूप से होता है। विधियों तथा विषयों की विभिन्नता होते हुए भी ज्ञान की एकता अंतर्निहित होती है, अतः इससे ज्ञान व्यापक रूप में प्राप्त होता है। दूसरा, ज्ञान की व्यावहारिकता का सिद्धांत। हिंदी शिक्षण मात्र सूचना स्तर तक ही सीमित नहीं, वरन व्यवहार परिवर्तन पर भी ध्यान देता है। हिंदी की पाठ्यवस्तु को जीवन की अन्य क्रियाओं से संबंध स्थापित कर अध्यापन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय का विद्यार्थियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा सिद्धांत समय की बचत का सिद्धांत है। कम समय में अधिक पाठ्यवस्तु को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात हम विभिन्न विषयों का जब सहसंयोजन भाषा के साथ करते हैं तो हम पाठ्यवस्तु को अधिक व्यापक रूप से अध्यापन करने में सक्षम होते हैं। चौथा, विषय की रोचकता का सिद्धांत। छात्रों की रुचियों एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास इसके माध्यम से होता है। छात्रों में अंतर्दृष्टि का विकास होता है। एक विषय को समझने में दूसरे विषय की सहायता भी इसी प्रकार से ली जा सकती है। अब हम सहसंबंध स्थापित करने की विधियों की बात करते हैं। सहसंबंध स्थापित करने की दो विधि है, लंबवत तथा समानांतर। जब हम हिंदी को उपविषय के रूप में अध्ययन करते हैं या अध्यापन करते हैं तो वह हिंदी का अन्य विषयों के साथ लंबवत सहसंबंध के रूप में सामने आता है, तथा जब हम हिंदी को अन्य विषयों के साथ प्रसंगों के माध्यम से जोड़कर अध्यापन करते हैं तो वह समानांतर सहसंबंध सामने दिखता है। समानांतर सहसंबंध दो प्रकार से स्थापित होता है, पहला आकस्मिक, दूसरा प्रायोजित। आकस्मिक सहसंबंध वह है जिसमें पूर्व योजना नहीं बनाई जाती, अपितु शिक्षक प्रस्तुतिकरण के समय जहां आवश्यकता समझता है स्पष्टीकरण के लिए अन्य विषयों के प्रसंग तथा संदर्भ को धारा प्रवाहिता के साथ प्रस्तुत करता है। जैसे हिंदी पाठ महारानी लक्ष्मीबाई यदि पढ़ाना हो तो हमें उसके ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी छात्रों को बताना चाहिए, जिससे उसमें छात्रों की रुचि उत्पन्न होगी। यदि हम भूगोल के साथ हिंदी को सहसंबंध करने का प्रयास करते हैं तो अतीत के मानवीय क्रियाएं, किसी लेखक के द्वारा उसकी भौगोलिक यात्रा या किसी भी अन्य भौगोलिक रचना का वर्णन हम हिंदी भाषा के माध्यम से करते हैं और इस तरह से हिंदी भूगोल से जुड़ जाता है। अगर हम विज्ञान की बात करें हिंदी के साथ सहसंबंध स्थापित करने की, तो कुछ पाठ हमारे पास हिंदी भाषा में बेतार का तार, जगदीश चंद्र बसु, एपीजे अब्दुल कलाम या कुछ और वैज्ञानिक संदर्भों से संबंधित पाठ हमारे हिंदी भाषा में होते हैं, जिसको पढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक शब्दों की, वैज्ञानिक शब्दावलियों की और उनसे जुड़े हुए कुछ अर्थों की बात करनी पड़ती है, और इस प्रकार से वैज्ञानिक भाषा शब्दावली का प्रयोग कर हम विज्ञान को हिंदी से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार कला विषय को भी हम हिंदी के साथ साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं। जब हम चित्रकला, संगीत, हस्तकला को हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं और हिंदी को जब हम छंद, लय, गति, आरोह अवरोह इन सब की बात करते हैं तो यह स्वयं ही संगीत से
जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं कि इन सहसंबंध स्थापित करने में हमें किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता होती है या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। पहला सावधानी के रूप में अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि साहित्यिक प्रसंगों का उन्हीं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु से लिया जाना चाहिए। अर्थात जो भी साहित्य में प्रसंग हम उनको पढ़ा रहे हैं और उनको कोई भी उदाहरण के माध्यम से अगर हम उस साहित्यिक प्रसंग को समझा रहे हैं तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु से ही वह लिया होना चाहिए। दूसरा, साहित्यिक प्रसंग का प्रयोग प्रस्तुतिकरण में धारा प्रवाहिता में होना चाहिए। अर्थात जब हम साहित्यिक प्रसंगों के साथ किसी अन्य विषयों का सहसंबंध कर रहे हैं तो वह रुक रुक कर नहीं बल्कि धारा प्रवाहिता के साथ उसका संप्रेषण होना चाहिए। हिंदी के शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के प्रत्यक्ष संबंध होने चाहिए। हम कभी भी किसी भी अन्य भाषा का अन्य विषय का उदाहरण अगर देते हैं तो वह प्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा के उस प्रस्तुत पाठ से संबंधित होना चाहिए। तथा अंतिम सावधानी यह होनी चाहिए कि जब भी हम साहित्य का पाठन करते हैं, साहित्य का पठन करते हैं, अध्यापन करते हैं तो उसमें साहित्यिक प्रसंग को ही महत्वपूर्ण रखना चाहिए। उसका उद्देश्य यह हो कि साहित्यिक प्रसंग ही महत्वपूर्ण हो, न कि अन्य विषय या अन्य विषयों की शब्दावलियाँ। साथ ही जो हम शिक्षक सहायक सामग्री प्रयोग में ले आने वाले रहते हैं उसका भी हमें व्यापक और सार्थक उपयोग करने के लिए तथा उसकी उपयोगिता को निश्चित करना चाहिए। उसकी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से ही तय होनी चाहिए। इस प्रकार से हम इन सावधानियों को रख करके भाषा के साथ अन्य विषयों का सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। सहसंबंध स्थापित करने का महत्व यह है कि हम छात्रों के अंदर भाषा से तथा अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित कर विषयों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। एक विषय के माध्यम से दूसरे विषय में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे भाषा के माध्यम से हम विज्ञान में रुचि कर सकते हैं। अगर विज्ञान का बच्चा है तो हम विज्ञान के माध्यम से भाषा को अगर देखेंगे तो भी बच्चे में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम उनके उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाएंगे। दूसरा, छात्रों में जो संकीर्णता का बोध होता है, भाषाई या विषयी संकीर्णता का बोध होता है, उसको भी हम इसके माध्यम से दूर करने में सफल होते हैं। इस प्रकार आज हमने भाषा का, हिंदी भाषा का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध विषय को पढ़ा।